पीवी लॉग की अगली सीरीज को शुरू करने से पहले मेरे मन में एक डाउट आया कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तो पृथ्वी से बहुत दूर होता है और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले पार्ट में बताया था कि इतने ऊपर ले जाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और ये भी बताया था कि किसी भी हालत में अनयूजुअल कर्व वेट नहीं बढ़ा सकते। और एसएलवी के दूसरे हिस्से में आखिरी में मैंने जीएसएलवी के फ्लाइट पैरामीटर वर्किंग का अंदाज़ा लगाने की चीज़ आपके सामने रखा था। फिर मैंने सोचा कि जीओ ऑर्बिट पर एलईओ ऑर्बिट जैसे पैरामीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते और इतने भारी पेलोड ले जाने के लिए एक आखिरी धक्का एलिप्टिकल ऑर्बिट रेवोल्यूट करने को मिल जाए तो जीईओ ऑर्बिट पर सैटेलाइट को पहुंचाया जा सकता है, जैसे जीसैट 29 नवंबर 2018 में जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया था। तब मैंने सोचा और फैसला किया कि चलो एक नया पीवी लॉग से जीएसएलवी मार्क 3 का एक नया मिशन बताता हूँ और जीटीओ ऑर्बिट के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के इस तीसरे हिस्से में जीएसएलवी मार्क 3 को इस्तेमाल करते हुए एक नया मिशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है वो सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पीवी लॉग की मेरी पहली सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन के अंदर मैंने अब तक 7 पीवी लॉग अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सैटेलाइट वर्किंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर दुनिया के अंतरिक्ष मिशन के इतिहास तक, पृथ्वी के ऊपर से दृष्टिकोण से लेकर एलिप्टिकल ऑर्बिट तक मैंने ये 7 वीडियोस के अंदर सम्मिलित किया है। जो लोग पहली बार इस पीवी लॉग को देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सारे पीवी लॉग्स को भी देखें। मैंने आपके लिए मेरी पहली सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपके लिए रखा है। आप इन वीडियो लॉग्स को एक एक करके देख सकते हैं। लिंक इस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे हिट करके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने चौथे पीवी लॉग अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात किया था, ऐसे वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इक्वेटर के पैरेलल और एलिप्टिकल होते हैं, पर जब इस ऑर्बिट को टिल्ट कर दें कुछ एंगल्स पर एंटी क्लॉकवाइज, तब ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। इसको भी जीईओ ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये दोनों ही चीज़ पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर होती है। एलईओ ऑर्बिट में हमने तो पीएसएलवी इस्तेमाल किया था मेरे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 2 के वीडियो में। फिर मैंने सोचा कि पहला, क्योंकि जीएसएलवी की कार्यप्रणाली पीएसएलवी से बहुत अलग होती है, और दूसरा जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट के बारे में मैंने आपको समझाया नहीं था और आधी अधूरी चीज़ यूट्यूब मीडिया में मैं छोड़ नहीं सकता। तब मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जीएसएलवी मार्क 3 और जीटीओ का एक रफ आइडिया सम्मिलित कर एक और मिशन लॉन्च वीडियो को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे पार्ट में आपके सामने पेश करूं। तो 2 नाम थे मेरे पास, गौरव और गरिमा। अब मुझे इस मिशन के लिए किसी न किसी एक नाम को चुनना होगा। तो पिछले वीडियो में गरिमा को ना चुनकर वेयरहाउस स्क्रिप्ट में रखा हुआ था डस्टबिन में फेंकने के लिए, और गौरव मिशन का तो बता दिया था पीएसएलवी का वर्किंग इस नाम के थ्रू। बट ये नाम मेरा बचा हुआ था और मुझे यकीन था कि कभी न कभी इस नाम को भी काम में लाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए दूसरे ऑप्शन को चुनता हूं और जीएसएलवी मिशन प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस बताता हूं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विमोचन किया जाने वाला हर एक मिशन, चाहे वो अपने देश द्वारा बनाया गया सैटेलाइट हो या फिर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा विमोचन किया जाता हो, हर मिशन का लॉन्च अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान छोड़कर ऊपर जाता है। और यही कारण है कि इसरो ने पूरे विश्व में अपनी मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया है, जिसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक इस चीज़ के बहुत बड़े हकदार हैं। तो पिछले हिस्से में पीएसएलवी के ज़रिए मिशन गौरव का एलईओ ऑर्बिट में भेजा था, लेकिन अब मेरे पास चुनौती है बड़े सैटेलाइट को जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट यानी जीईओ में भेजने की। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल करते हुए मिशन प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता होगा। ध्यान दीजिए, मैं कभी इसरो गया नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई रॉकेट साइंस पढ़ी है, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करता था तो उस पर मैंने 2017 के ट्रेंडिंग सिलेबस के अनुसार जनरल स्टडीज सेक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल मटेरियल साइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जैसे सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे। तो मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बेसिक हिस्से को जनरल नॉलेज के रूप में
एक रफ आइडिया आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इसरो को भारत सरकार ने एक मिशन दिया, गरिमा। वो नाम कोई भी हो सकता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि गरिमा और गौरव एक ही मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में डिग्निटी, रिस्पेक्ट होता है, और हिंदी में महिमा या मर्यादा कहते हैं। तो गरिमा नाम का सैटेलाइट मिशन मिला है, जिसका काम मान लीजिए जियो ऑर्बिट में रहकर न सिर्फ पूरे भारत के लिए मौसम की जानकारी हमसे साझा करे, बल्कि कोई भी बाहरी चीज़ हमारे देश के लिए मानव क्षति पहुंचाने वाली चीज़ हो तो वो समय से पहले हमें वो चेतावनी दे और हम अलर्ट हो जाए। तो ये वॉचिंग सैटेलाइट मिशन मान लीजिए इसरो को असाइन कर दिया। इसके लिए मान लीजिए भारत सरकार ने 800 करोड़ रुपए इसरो को सैंक्शन कर दिया। अब इस बड़े गरिमा मिशन असाइनमेंट को एकदम से बनाना तो शुरू नहीं करेंगे। 800 करोड़ रुपए बड़ा मिशन है, तो पीएसएलवी से 4 गुना बड़े और अच्छे इंटेलेक्चुअल और कैलकुलेटिव प्लानिंग की ज़रूरत होगी। एक मीटिंग सेक्शन की ज़रूरत होगी। ये मीटिंग कहाँ होगी? जवाब होगा इसरो के हेडक्वार्टर्स में, जो कि बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो हमारे देश में इसरो के कुल मिलाकर 16 सब्सिडायरी कंपनीज और 5 ऑटोनोमस बॉडीज़ मौजूद है, जिनके अंदर ये 3 कोर ब्रांचेस और इनके सब्सिडायरी ब्रांचेस और फाइनेंशियल ऑडिट मैनेजमेंट के सारे मास्टर्स, बड़े बड़े दिमाग वाले हुनरमंद ऑफिसर्स और हेड ऑफ द स्पेस एजेंसी इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। अब जाहिर है कि नया मिशन प्रोजेक्ट है, तो नए स्तर से तैयारी करनी होगी और नए स्तर के लिए नई फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्तमान में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने जितना भी स्पेस प्रोग्राम में हमने एक्सपेरिमेंटली, इंडिजिनसली, कामयाबी और नाकामयाबी के एक्सपीरियंस से जो भी हमने डेवलप किया है, उन तमाम पॉइंट्स को इस मीटिंग में उठाया जाता है, जिसको मैंने रंग बिरंगी वाइट बैकग्राउंड में फिजिकल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले पीवी लॉग में बताया था। अब ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में डिस्कस होता है, जिस पर ये सारे पॉइंट्स रीडिस्कवर किए जाते हैं। अब इस बार क्योंकि इतने भारी भरकम सैटेलाइट को जीटीओ ऑर्बिट में भेजना है, तो हमें अपने पिछले पीएसएलवी प्लस जीएसएलवी मार्क 2 और कुछ एक्सपेरिमेंट मार्क 3 मिशन के केयर मिशन के रॉकेट व्हीकल्स का अनुभव को इस्तेमाल में लाना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसी विधि को हम जो है वो प्रयोग में लाएं, नहीं। कोई भी नए मिशन में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इतने बड़े मिशन के लिए। तो जीओ ऑर्बिट पर पहुंचाने के लिए ट्रांसफ़र ऑर्बिट पर एक विधि होती है जिसका नाम है होमन मिनिमम ट्रांसफ़र ऑर्बिट टेक्निक। आइए मैं इसको समझाता हूँ कि इसकी विधि क्या होती है। मान लीजिए ब्लिंकिंग स्ट्रोब डॉट मेरा एक जीओ सैटेलाइट है, तो लॉन्चिंग प्रोग्राम को पूरा करने के बाद उसको निर्धारित ट्रांसफ़र ऑर्बिट पर पहुँचाओ, जिसे मैं ब्लैक एलिप्स से डिनोट कर रहा हूँ। और इस ऑर्बिट के अपोजी रेडियस में पहुंचने के बाद उस खुले सैटेलाइट में लगे अपोजियल थ्रस्ट इंजन को 3 बार इग्नाइट करो, ताकि वो हर इग्निशंस पर पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर एंटर होते होते तीसरे यानी फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट पर पहुँचे, जैसा कि मिशन ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया है, जो हमारे लिए जीओ ऑर्बिट है, जिसे मैं रेड एलिप्स से डिनोट कर रहा हूँ। और हमें ऐसा करने के लिए अपोजियल थ्रस्ट इंजन के फ्यूल को 3 पार्टीशन यानी कि 3 हिस्सों में बांटना होगा। वो हर एक पार्टीशन का फ्यूल उस पहले, दूसरे और फाइनल ऑर्बिट के पेरिजी डिस्टेंस के हिसाब से फ्यूल का कंजम्पशन हो। पहले थ्रस्ट में छोटा फ्यूल क्वांटिटी, दूसरे ऑर्बिट में पहले से बड़ा फ्यूल और फाइनल ऑर्बिट पर पहुंचाने के लिए इन दोनों से बड़ा फ्यूल क्वांटिटी हो। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑर्बिट से हम डेस्टिनेशन ऑर्बिट पर 3 पार्टीशन में हम जो है वो पहुंचा रहे हैं, इसी चीज़ को हम जो है वो जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने का टेक्निक आ गया है नई फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करके। इसके साथ साथ हमें किस तरह का सैटेलाइट बनाएंगे, क्या क्या मशीन रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह का रॉकेट इंजन स्टॉक से अपग्रेड करना होगा, इन्वायरमेंटल प्लस स्पेस इम्पैक्ट असेसमेंट, मिशन का पूरा करने का समय सीमा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, फ़ायदे नुकसान, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, इस पूरी चीज़ों को फाइनेंशियल ऑडिट का पूरा स्केच ब्लूप्रिंट तैयार होता है और इस चीज़ का पूरा ब्रीफिंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इस ब्रीफिंग का पूरा चीज़ समझने के बाद मिशन डायरेक्टर को इस चीज़ की मंजूरी मिल जाती है। मिशन डायरेक्टर के पास इस ब्रीफिंग में हर एक सब्सिडायरी ऑटोनोमस बॉडीज़ के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को देने के लिए इस पूरे मिशन के निर्माण का असाइनमेंट का स्केच और ब्लूप्रिंट पहले से तैयार रहता है, जो इन सभी लोगों को सौंप दिया जाता है और शुरू हो जाता है जीओ सैटेलाइट यानी गरिमा मिशन का निर्माण।
अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि एक्चुअल में मिशन लॉन्च करवाने की फैसिलिटी कैसी होती होगी। तो उसका पूरा लेआउट का रफ आइडिया और डिस्क्रिप्शन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 2 द मिशन लॉन्च में मैंने बताया था। प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए एक बार फिर से उसी रफ आइडिया मैप को आपके सामने दिखाता हूँ और एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को समझाता हूँ। एक बार सैटेलाइट मिशन को बनाने का असाइनमेंट मिल गया तो दिए गए निर्धारित समय के अनुसार यही इसरो के 16 सब्सिडायरीज और 5 ऑटोनॉमस बॉडीज़ के चुनिंदा 3 मुख्य कोर ब्रांचेस की टीम, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिस पर मेरा ग्रेजुएशन है और इनके अलावा इनके सब्सिडायरी ब्रांचेस, ये सब मिलकर मिशन का निर्माण में लग जाते हैं, जिसे बनाने के लिए महीने दर महीने या पूरा 1 साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है। और समझ में भी आता है कि ये मिशन कितना कीमती है। ये सारा काम इसरो में मानकर चलिए कि सैटेलाइट मिशन प्रोडक्शन यूनिट में होता है। तो ये लोग गरिमा मिशन को बनाकर तैयार कर लेते हैं और यहाँ से ये लोग सैटेलाइट का कर्व वेट यानी कि पूरे सैटेलाइट के बॉडी का वज़न निकालते हैं। मान लीजिए इस गरिमा सैटेलाइट का वज़न तकरीबन 3200 किलो निकल के आया। तो हमें इस सैटेलाइट को ऑर्बिटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ले जाने से पहले हमें ये चुनाव करना ज़रूरी है कि हम सैटेलाइट को बहुत दूर अंतरिक्ष के जियो ट्रांसफर ऑर्बिट पर पहुंचाने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का चुनाव करें, जिसके लिए ये सैटेलाइट एज अ पेलोड कहलाएगा। तो बिना समय गवाए हमारी ज़ुबान में सिर्फ एक ही नाम होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अब तक का बना सबसे ज़्यादा भार उठाने वाला रॉकेट व्हीकल GSLV मार्क 3। जी हाँ, ये रहा वो दमदार रॉकेट व्हीकल जिसे अब तक 4 मिशन में इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे पहले 2014 में केयर एक्सपेरिमेंट में और लेटेस्ट में 2019 के चंद्रयान 2 मिशन में। ये रॉकेट व्हीकल भले ही PSLV और GSLV मार्क 2 के हाइट से थोड़ा कम दिखता हो और आकार में भले ही मोटा दिखता हो, मगर इसकी पेलोड वज़न उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, 4000 किलो। और इस वज़न को जियो ऑर्बिट में ले जाने कोई मजाक बात नहीं होती है। तो हमारे गरिमा मिशन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोनों चीज़ें मैच हो गई। तो मैं और आप इस रॉकेट व्हीकल को चुनेंगे और इसरो और उनकी सारी टीम इस व्हीकल को गरिमा मिशन के लिए अप्रूव कर देंगे। अब ये GSLV मार्क 3 वेरिएंट व्हीकल प्रोडक्शन बिल्डिंग में तैयार है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जाने के लिए, और ऑर्बिटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी में हमारा गरिमा सैटेलाइट को इसी GSLV के पेलोड की हीट शील्ड, जिसको हम फेयरिंग कहते हैं, इसके साथ पैक कर दिया जाता है। अब इस पेलोड में बंधा हुआ हमारे मिशन को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहां पर हमने GSLV के वेरिएंट को चुना था। उसका एक एक दर बाय दर स्टेजेस को जोड़ा जाता है और पेलोड के साथ इसे असेंबल किया जाता है। इस काम को करने के लिए भी समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और ये काम बहुत सावधानी से और कैलकुलेटिव मेजर से किया जाता है, क्योंकि 200 करोड़ का 4 गुना कीमत है भाई। हर मिशन अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है और ये इंजीनियर्स का अधिकार भी है। और इस पूरे मिशन असेंबली को क्रेन्स के ज़रिए वर्टिकली मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म में रख दिया जाता है और फर्दर ये पूरी चीज़ को क्रॉलर ट्रांसपोर्टर के ऊपर रख दिया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर होती है। अब मान लीजिए कि जिस तारीख में अभी आप ये PV लॉग देख रहे हैं वो ही गरिमा मिशन के विमोचन करने का दिन है, जिसे हम D-Day कहते हैं। मैं इसके T- काउंटडाउन का एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता कि कैसा होता होगा। मैंने आपके लिए DD चैनल और इसरो ऑफिशियल के एक मिशन लॉन्च का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ, उसे आप देखकर पूरा प्रोसीजर को देख सकते हैं। मैं जस्ट इसका रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ कि D-Day में क्या क्या होता होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है कि T-100 सेकेंड्स का काउंटडाउन होता होगा शायद। तो इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर VAB के दरवाजे खुलते हैं रेल रोड क्रॉलर ट्रांसपोर्टर के जरिए मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को, और उसमें रखा हुआ GSLV मार्क 3, जिसको हम पूरी तरह से गरिमा मिशन कहेंगे। ये लगभग 7 मीटर्स पर मिनट 0.42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लॉन्चिंग पैड में धीरे धीरे ले जाया जाता है। और सावधानी से इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये 800 करोड़ का मिशन है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस पर लगे पेलोड और उसके इनिशियल लिक्विड और सॉलिड फ्यूल। तो धीरे धीरे कड़ी निगरानी में लॉन्चिंग पैड में ले जाया जाता है। यहाँ पर ज़रा सी भी गलती हुई तो पूरे मिशन पर पानी फिर सकती है। तो इस लॉन्च पैड में पूरे मिशन को मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म सहित लॉन्चिंग पोजीशन में रख दिया जाता है। इस बार मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म वो PSLV पैटर्न वाला नहीं यूज़ होगा।
अब इस बार GSLV Mark III का नया मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा, जिसमें GSLV Mark III के लॉन्चिंग व्हीकल बूस्टर के पैटर्न के हिसाब से होल्स उसमें रहेंगे, जो रॉकेट बूस्टर से निकलने वाले फ्लेम्स को बाहर निकालेंगे। और इस प्लेटफॉर्म में लाल कलर के 4 सेक्शंस दिख रहे हैं। ये शायद फायर सप्रेशन सिस्टम होंगे, जो लिफ्ट ऑफ होने के ठीक आधे सेकंड बाद फ्लेम एक्सप्लोजन को कम करने का काम करते होंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये किस काम पे लिया जाता होगा, बट इट्स माई लकी गेस। और इस फ्लेम और धुएं को और आसानी से बाहर निकालने के लिए वही सेम लॉन्च पैड के ग्राउंड बेस का वैसा ही गाइडेड फ्लेम ट्रेंच रहेगा, जैसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 2 के पीवी लॉग में एक्सप्लेन किया था। उसी तरह से फ्लेम और धुआं बाहर निकलेगा। इस मिशन के लिए वही लॉन्च पैड को इस्तेमाल में ला रहा हूँ जैसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 2 के वीडियो में यूज़ किया था और एक्सप्लेन किया था। वैसा ही लॉन्चिंग पैड का स्ट्रक्चर आप इस समय वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं। लॉन्च पैड के स्कीमेटिक का एक्सप्लेनेशन, सर्विस स्ट्रक्चर, वेंट आर्म्स, केबल वाइन्स, साउंड सप्रेशन सिस्टम, ये सब आपको SLV पार्ट 2 में मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पार्ट 2 को भी देखिए। लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए डायरेक्टली मैं इस वीडियो के उद्देश्य पर आता हूँ। लॉन्च करने की प्रक्रिया में इसरो के मिशन कमांड सेंटर में बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं जब ये मौसम साफ़ रहता है और सारे लेवल्स और मशीन सही रहते हैं। लेकिन ख़राब मौसम या फिर ज़रा से टेक्निकल फेलियर या फिर मैकेनिकल ख़राबी अगर नज़र आती है तो तुरंत ही मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है या अगले दिनों के लिए भी मिशन को कैंसिल किया जा सकता है। इस चीज़ को लॉन्च स्क्रब कहते हैं। ये चीज़ लिफ्ट ऑफ के कुछ ही सेकंड्स पहले होते रहते हैं। इस बात का पता या तो कमांड सेंटर में बैठे कुछ साइंटिस्ट को पता लगता है या फिर लॉन्च पैड के चारों तरफ लगे टॉवर्स, जिसमें कई सारे थर्मल इमेजिंग कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे रहते हैं, वो ये काम करते हैं। पता नहीं ये टॉवर्स क्यों लगे रहते हैं, बट पिक्चर यही इशारा करते हैं। इट्स माई लकी गेस। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिशन सर्वेलेंस यूनिट के संपर्क में रहते हैं और ये दोनों लॉन्च पैड और मिशन पर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली कड़ी नज़र रखते हैं। और जाहिर है कि इतना महंगा मिशन है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करना ही होगा और ये इंजीनियर्स को अधिकार प्राप्त रहता है। तो सब कुछ सही रहने पर मिशन डायरेक्टर काउंटडाउन के लिए ऑथराइजेशन दे देते हैं और ऑटोमेटिक काउंटिंग सीक्वेंस फॉर इग्निशन चालू हो जाता है। T-2 मिनट्स में GSLV Mark III वेरिएंट के कोर इंजन L110 का किम्बल टेस्ट होता है, यानी थ्रस्टर्स को हिला डुला कर देखा जाता है कि वो सही साथ काम कर रहे हैं या नहीं। T-7 सेकेंड्स में मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म में हाइड्रोजन बर्न ऑफ सिस्टम की चिंगारी निकलती है। इस बार कोर रॉकेट L110 को पहले इग्नाइट नहीं करेंगे, पहले लिफ्ट ऑफ थ्रस्टर्स S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को इग्नाइट करवाएंगे, जिसको T-1 मिनट का काउंटडाउन कमांड पहले से दे दिया गया है। और फिर दोनों S200 सॉलिड बूस्टर्स मिशन को ऊपर लिफ्ट ऑफ करते हैं। इस पूरे फ्लाइट सीक्वेंस को 3D एनिमेशन से जो है वो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, पर अभी मेरे पास जो है वो 3D एनिमेशन स्किल्स नहीं है। मगर स्टिल फॉर द लर्निंग एस्पिरेंट्स ये 2D एनिमेशन रॉकेट फ्लाइट सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि काफ़ी है। तो अभी मान लीजिए कि इस GSLV Mark III के पीछे ये वाइट रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड एज अ एटमॉस्फेयर या स्पेस है। मैं उसे बीच बीच में इंडिकेट करता रहूँगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। जैसा कि इस वीडियो में पहले कहा था कि GSLV और PSLV के लिए भले ही लिफ्ट ऑफ प्रोसीजर एक जैसा होता हो, मगर उड़ान भरने की कार्यप्रणाली अलग होती है। फिर भी पिछले वीडियो के थोड़े से पैरामीटर्स को लेते हुए GSLV Mark III के फ्लाइट पैरामीटर को समझाता हूँ। तो इस SLV में लगे दोनों S200 रॉकेट बूस्टर्स इनिशियली सबसे पहले लिफ्ट करते हैं। इस स्टेज को ग्राउंड लिफ्टिंग स्टेज कहते हैं। इन दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में सॉलिड फ्यूल भरे होते हैं, जो कि पूरे लिफ्ट ऑफ करने के लिए एक बहुत बड़ा थ्रस्ट पैदा करते हैं। एटमॉस्फेयर में थोड़े से ऊपर जाने के बाद और अपनी इनर्शियल वेलोसिटी को अटेन करने के बाद T+1 मिनट्स और 50 सेकेंड में सेंट्रल कोर इंजन L110 इंजन इग्नाइट होता है और इसके साथ स्टिल वो दोनों S200 रॉकेट बूस्टर्स काम करते रहते हैं। इस चीज़ को एयर लिफ्टिंग स्टेज कहते हैं।
जैसा मैंने पिछले वीडियो में रॉकेट की परिभाषा में मैंने बताया था, रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल होता है जो रॉकेट इंजन के लिए थ्रस्ट पैदा करता है, थोड़ा रोटेटिंग ट्रेजेक्ट्री करता है और एयर इकोसिस्टम को चीरता हुआ अपनी निर्धारित इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाता रहता है। तो अब 62 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को छूकर और 2016 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी को छूते हुए वो दोनों S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से वो कोर इंजन L-110 स्टिल चालू रहता है और पेलोड और रेस्ट रॉकेट असेंबली को ऊपर ले जाता है। ये मिशन का दूसरा स्टेज कहलाता है L-110 रॉकेट इंजन, जिसके अंदर 2 विकास इंजन की ताकत लगी हुई है। ये रॉकेट इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल टेक्निक से चलता है। अब ये इंजन मिशन का चार्ज संभालेगा और एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट को चीरता हुआ बाहर निकलेगा और एक्सोस्फीयर में एंटर करता है। अब तक मैंने जितना भी बताया, S-200 ग्राउंड लिफ्टिंग स्टेज, S-200 एयर लिफ्टिंग स्टेज, L-110 स्टेज, इस चीज़ को इसरो शायद हाई स्पीड सी लिफ्ट कहते होंगे। इन रियलिटी आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट इट इज़ माई लकी गेस। अब यहाँ एक्सोस्फीयर में पेलोड कंपार्टमेंट पर ढका हुआ फेयरिंग यानी प्रोटेक्टिव हीट शील्ड सेपरेट हो जाते हैं और अब ये हमारा खुला सैटेलाइट L-110 के साथ पूरा मिशन प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ ऊपर जाता है। लॉन्च होने के 5 मिनट और 15 सेकंड में L-110 इंजन बंद हो जाता है और उसके 2 सेकंड बाद वो इंजन सेपरेट हो जाता है क्योंकि उसने अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम कर दिया है। फिर ठीक उसके 3 सेकंड बाद तीसरा स्टेज यानी C-25 रॉकेट इंजन शुरू होता है और पूरे मिशन का चार्ज लेते हुए मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये C-25 इंजन तीसरा स्टेज कहलाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक से चलता है, यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से। ये एक ऐसी चीज़ है, इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा और सावधानी वाली इंजीनियरिंग और साइंटिफिक वर्क की ज़रूरत होती है। और फाइनली T+16 मिनट और 28.5 सेकंड बाद C-25 इंजन का काम खत्म हो जाता है और उसके 20 सेकंड बाद वो C-25 इंजन यानी कि तीसरा स्टेज गरिमा सैटेलाइट से अलग हो जाता है और फिर शुरू में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचने से पहले वो 207 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में 24 घंटा रेवोल्यूट करता है। ध्यान दीजिए, हमने इस सैटेलाइट को ट्रांसफ़र ऑर्बिट पर छोड़ दिया है। अभी हमने ये रॉकेट फ्लाइट स्टेज कंप्लीट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिशन कंप्लीट हुआ है। मिशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट इसरो अर्थ स्टेशन के मिशन कमांड सेंटर या हमारे लिए एक पार्किंग ऑर्बिट की तरह एक्ट करेगा, ताकि वो गरिमा सैटेलाइट में लगे अपोजियल थ्रस्ट इंजन का गिम्बल टेस्ट कर सके और उसको फाइनल डेस्टिनेशन के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सके। अदरवाइज वो गरिमा सैटेलाइट पार्किंग ऑर्बिट पर ही अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा। तो जैसा मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के मेकिंग स्टेज में बताया था, उसके अनुसार उस पूरे फ्यूल सिलेंडर के पहले पार्टीशन फ्यूल वॉल्यूम को अपोजिट डिस्टेंस के पॉइंट पर पहला थ्रस्ट इग्नाइट होता है और पेरिजी डिस्टेंस के हिसाब से वो पहला फ्यूल पार्टीशन मान के चलिए कि ऑर्बिट 1 के पेरिजी पॉइंट पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट पर यानी कि ऑर्बिट 1 पर 24 घंटे रिवॉल्व करेगा। ध्यान रखना, अभी 2 पेरिजिल डिस्टेंस को और बढ़ाना बाकी है। अब इस ऑर्बिट 1 के अपोजिट डिस्टेंस में पहुंचने के बाद दूसरा फ्यूल पार्टीशन एक्टिवेट होगा। फिर से वही सेम अपोजियल थ्रस्ट इंजन ऑर्बिट 2 के पेरिजी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए धक्का लगाएगा। यहाँ पर वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट पर भी 24 घंटा रिवॉल्व करेगा, पर इस बार ये ऑर्बिटल स्पीड पहले के ऑर्बिटल स्पीड से कम होगी। जैसा जीके बुक्स में कहा है, ग्रेटर द ऑर्बिटल रेडियस लेसर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड। अब बारी आती है उस फ्यूल सिलेंडर के तीसरे और फाइनल पार्टीशन की, जिसकी क्वांटिटी पहले के बाद दूसरे और फिर इससे ज़्यादा होती है। तो इस दूसरे ऑर्बिट के अपोजियल डिस्टेंस पे पहुंचते ही ये तीसरा फ्यूल पार्टीशन एक्टिवेट होता है। वही अपोजियल थ्रस्ट इंजन आखिरी बार इग्नाइट होगा और फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट के पेरिजी डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए आखिरी और ज़्यादा एनर्जी से धक्का लगाएगा और हमारा ये गरिमा मिशन सैटेलाइट अपने फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर पहुंच गया है। अब वहाँ से वो अपोजियल थ्रस्ट इंजन सैटेलाइट से सेपरेट हो जाता है। पता नहीं वो सेपरेट होता है कि लगा रहता है, बट
इज जस्ट माई रफ आइडिया, माई लकी गेस। अब हमारा गरिमा सैटेलाइट पूरी तरह से ऑर्बिट में अलाइन होने के लिए तैयार है, जिसके लिए कुछ मिनट्स लगते हैं, और ये गरिमा मिशन पूरी तरह से जियो ऑर्बिट पर अलाइन हो जाता है। अब वो हमारे भारत की जोग्राफिक लोकेशन के साथ लगातार 24 घंटे रिवॉल्व करता रहेगा, और वो सैटेलाइट मिशन कमांड सेंटर यानी अर्थ स्टेशन से अपनी कमांड का इंतज़ार करेगा। जैसे ही उस सैटेलाइट को अर्थ स्टेशन से कमांड मिलेगा, वो तुरंत ही हमारे लिए जिस काम के लिए उस मिशन को जियो ऑर्बिट में भेजा है वो काम स्टार्ट करेगा, और अपनी आखिरी सांस तक यानी 8 सालों तक जो ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया था वो काम करता रहेगा, और अपनी आखिरी सांस तक हमारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो 24 घंटे भेजता रहेगा। फिर कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर में जाहिर है कि 800 करोड़, जो कि PSLV से भी बड़ा और मोटा और महंगा मिशन है, उस पूरे मिशन को बनाने की लागत और मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। जैसे ही वहाँ पर कॉल आ जाता है मिशन सक्सेसफुल, तो वहाँ के सब लोग खुशी मनाते हैं, और सचमुच में ये साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़े खुशी का मोमेंट होता है। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमारा गरिमा मिशन पूरी तरह से GEO ऑर्बिट में पहुँचने में सफल हुआ? 100% यस। और फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ये तो मैंने एक टिपिकल GSLV और जियो ऑर्बिट की वर्किंग पेश किया। इसका संबंध हो सकता है कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स से मतलब हो, और भले ही बेसिक GK बुक से इसका कोई मतलब ना हो, लेकिन मेरा मन किया कि ये बचा हुआ टॉपिक को एक मिशन स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करूं। अब आप इसके बाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गगनयान मिशन, आदित्य L1 मिशन और शुक्रयान मिशन कैसा होगा। आपके पास वेबसाइट मीडिया है, आपके पास YouTube है, और आपके पास स्मार्टफोन है। प्लेयर खोलिए, सर्च लेंस में हिट कीजिए, और इसरो ऑफिशियल और DD चैनल के वीडियोस को थोड़ा समय निकालकर इन मिशन लॉन्चेस को जो है वो देखिए। आप उसे देखकर अपने आप को बहुत बड़ा गर्व महसूस करेंगे कि इंडिया ने कैसे कैसे गिर कर और वापस से उठकर अपने एथिकल साइंटिफिक वर्क के बलबूते पर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया है, और कैसे दुनिया इसरो के काम की बहुत सराहना करती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे PV लॉग का 8वां हिस्सा था। अगले हिस्से में एक नई सीरीज़ के साथ अगला PV लॉग लेकर आपके सामने हाजिर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा PV लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, YouTube वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।